हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा कवर करने वाले हैं, एक बार में रिवीजन करेंगे, ऐसा आज समझ सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो कि आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या कहें तो वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। एक और हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये बल आरोपित करता है। क्या करता है? ये बल आरोपित करता है, और उस बल का नाम क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल होता है। तो किस तरीके से परिभाषा लिखेंगे? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा इसका अनुभव करता है। दूसरी बात हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी कण का वह गुण जिसके कारण वह दूसरे कण पर स्थिर वैद्युत बल, कौन सा बल लगाएगा? ये स्थिर वैद्युत बल आरोपित करता है। और स्थिर वैद्युत बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक आकर्षण स्थिर वैद्युत बल और एक होता है प्रतिकर्षण स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, तो अब बात आती है कि आवेश को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इसे हम छोटे क्यू या बड़े क्यू से करते हैं। राशि कैसी होती है? अदिश होती है। इसका मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम सी से दिखाते हैं। इसके और भी मात्रक होते हैं, पर हमें ज्यादातर कूलाम को ही पढ़ना होता है। आवेश की परिभाषा के बाद बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धनावेश क्या होता है? जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देती है, जब भी कोई वस्तु दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देती है, जैसे मान लीजिए ए वस्तु बी वस्तु को क्या दे रही है? इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो यहाँ पर पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे ए पर, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पर चले गए, तो हम ये कहेंगे वस्तु ए पर इलेक्ट्रॉनों में कमी आ गई। और बी पर पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे, अब कुछ इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वस्तु बी पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। ये जो वस्तु है इसको हम दाता वस्तु कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये वस्तु इलेक्ट्रॉनों को दे रही है। अगर बी देती तो बी को दाता कहते, ए दे रही है यहाँ पर तो ए को दाता वस्तु कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? हम ग्राही वस्तु कहेंगे। कौन सी वस्तु कहेंगे? ग्राही। क्यों कहेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है। तो आप समझिए यहाँ से कि जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए थे उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है उसको कहते हैं हम धन आवेशित। वो वस्तु कैसी हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। तो वस्तु में जहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को देती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। और ऋण आवेश इसका अपोजिट होता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, वो ऋणावेशित होगी। या कहें जो वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, वो कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित हो जाती है। यहाँ पर एक और चीज समझने वाली ये है कि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को देती है उस पर द्रव्यमान में कोई फर्क पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को देगी तो ध्यान से सुने, जो भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को देती है उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। क्या आती है? द्रव्यमान में कमी होगी। और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? द्रव्यमान में वृद्धि होगी। द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखें। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि यदि एक वस्तु ने दूसरी वस्तु को कुछ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पहली वस्तु पर द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ेगा? इस बात का जवाब क्या हो सकता है? चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, द्रव्यमान में अधिकता होगी, सेम रहेगा यानी वही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या जवाब होना चाहिए इसका? आप खुद से बताइए। तो यहाँ पर सुनिए, जो भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को देती है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जहां कमी होगी वहां पर द्रव्यमान में भी कमी होगी। और द्रव्यमान में कमी होगी, यहाँ कहें इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी, वो कैसे हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो कैसे हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। स्थिर वैद्युत बल दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है आकर्षण बल, एक का नाम होता है प्रतिकर्षण बल।
आकर्षण बल हमेशा दो तरीके के आवेश होता है, एक प्लस एक माइनस। तो विपरीत आवेशों के बीच लगता है। कहाँ लगता है? विपरीत आवेशों के बीच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लस आवेश है, एक माइनस है, या कहीं पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो इसके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा हो जाएगा? आकर्षण बल। इसके अपोजिट अगर हम बात कर लें नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की, यानी ऋण आवेश हो या धन आवेश हो, एक जैसी प्रकृति के आवेश हैं। ये कैसे? एक जैसी प्रकृति के। ये कैसे थे? विपरीत प्रकृति के। जब आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण बल लगेगा, और एक जैसी प्रकृति के होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं हम आवेश के गुण की, यानी आवेश के कितने गुण होते हैं। तो 3 गुण हमें पढ़ने होते हैं। पहला होता है आवेशों की योज्यता का नियम, दूसरा होता है आवेश संरक्षण का नियम, और तीसरा होता है आवेश का क्वांटमीकरण। एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। तो आवेशों की योज्यता का नियम क्या होता है? योज्यता का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? योज्यता का मतलब जोड़ना, या देखिए इंग्लिश में कहें तो इसे एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। ये ऐड का मतलब होता है जोड़ना, यानी जितना भी आवेश होता है उसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। जैसे आपने अब तक जो जोड़ किए हैं वैसे ही करना है। मैं आपसे कहूं कि एक निकाय है जिस पर +5 कूलम चार्ज है और -3 कूलम चार्ज है, यानी +5 कूलम और -3 कूलम दो चार्ज है। तो कुल आवेश बताइए उस निकाय पर कितना होगा। तो जब भी आप कुल आवेश निकालेंगे तो क्या करेंगे? +5 कूलम और -3 कूलम, इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 कूलम आएगा। अब देखिए यहाँ पे Q का मान प्लस आ रहा है। Q का मान क्या आ रहा है? प्लस। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं किसी प्रश्न में कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और Q का मान प्लस आया है या Q का मान माइनस आया है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे आप क्या समझते हैं? बस आपको इतना सा देखना है, Q का मान प्लस होने का मतलब क्या होता है। तो Q का मान प्लस होने का मतलब धनावेश हुआ, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई। और अगर ऋण में आवेश आ रहा है, आपका आंसर ऋण का आ रहा है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वहां पे। इतनी बात समझ आई। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेशों की योज्यता क्या है? कि आवेशों को हम क्या करते हैं? साधारण बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ते हैं। क्या करते हैं? साधारण बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ते हैं आवेशों को। जैसे आप अब तक जोड़ करते आए हैं उसी तरीके से आपको जोड़ना है, इसमें कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है। दूसरे गुण की बात कर लें, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? या ये जो होता है आवेश संरक्षण का नियम इस प्रकार है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक जगह से दूसरी जगह पर या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, और स्थानांतरित करने की वजह से ही हम किसी वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित करते हैं। अब ये क्या होते हैं? आवेशित करने की विधियां होती हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे। अभी हम इनके गुण की बात कर रहे हैं। तो दोबारा सुने, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर या कहें एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण किया जाता है। क्या करते हैं? इसका ट्रांसफर करते हैं हम आवेश का। अब ट्रांसफर करते हैं आवेश का, तो आवेश किस तरीके से जाता है, कितना आवेश जाता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 यानी गुण नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं आवेश का क्वांटमीकरण। और बोर्ड के नजरिए से इन तीनों गुणों में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है आवेश का क्वांटमीकरण ही है। अब ये कहता है कि जब भी आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों को भेजो तो वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो आवेश जाता है या तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर जाएगा, या 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर जाएगा। यानी कहें तो पूर्ण गुणक के रूप में, किसके रूप में? पूर्ण गुणक के रूप में आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है। और ये पूर्ण गुणक किसका होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम ई से दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश क्यों होता है? किसी वस्तु पर आवेश भेजना है तो या तो वो 1e जाएगा या 2e जाएगा
या 3e जाएगा। इस तरीके से आपको आवेश भेजना है। आवेश को हम आधा, पौना, सवा, 1.25, 1.5, 1.7, 1.75 यानी आधा, पौना, सवा इस तरीके से नहीं भेजते हैं। और इस प्रकार इसका फॉर्मूला बनता है Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के जाने और आने से है। जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे मतलब जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ऋणावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देगी वो कैसे हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो Q का मतलब आवेश, N का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आएगा, या 2 या 3 या 4 इस तरीके से आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि N का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप यहाँ लिख लेंगे जहां करके जहां N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या हो सकता है, इस तरीके से आप यहां लिख सकते हैं। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो फिर से सुनिए, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम करेंगे प्लस माइनस 1e, 2 इलेक्ट्रॉन की बात हुई तो प्लस माइनस 2e, अगर n की वैल्यू हम रखते हैं तो इस तरीके से आएगा प्लस माइनस 3e। इस तरीके से आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है, और इसे कहते हैं हम आवेश का क्वांटमीकरण। यानी फिर से सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश जाएगा तो एक के रूप में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, या 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, या 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश, या 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश। आवेश आधा, पौना, सवा करके नहीं जाएगा। इसी को हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। और एक इंपोर्टेंट चीज कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की क्यों बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है सबसे कम आवेश होता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो स्वतंत्र होता है। ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन से कम आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन से कम आवेश भी होता है, क्वार्क एंटी क्वार्क पे होता है, पर इलेक्ट्रॉन के पास सबसे कम और स्वतंत्र आवेश होता है, इसलिए वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है, और इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करते हैं। अब देखिए, इस आधार पर आपको बोर्ड क्वेश्चन पूछ लेता है तो कैसे सॉल्व करें। यहां पर एक क्वेश्चन लिया है, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। तो देखिए ये लिखा है 3.2 कूलम आवेश, तो कूलम किसका मात्रक है, आवेश का। तो आप सबसे पहले दिया है लिखेंगे Q बराबर 3.2 कूलम, इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है यानी आपसे N का मान पूछा है। तो आवेश का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला लगाइए, Q बराबर NE से, ये किसका फॉर्मूला होता है, आवेश का क्वांटमीकरण। क्या निकालना है आपको, N, तो ये आ जाएगा आपका Q अपॉन E। Q की वैल्यू क्या है 3.2, और E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। दशमलव से दशमलव हटेगा, 16 से ये 2 बार कटेगा, 16 दूनी 32 होता है, तो ऊपर बचा 2 और नीचे हो गया 10 की घात माइनस के 19। जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात प्लस के 19, और ये क्या है, N। तो N का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि N क्या है, एक संख्या है, और संख्या का मात्रक आपको नहीं लिखना। अगर मात्रक लिख देंगे तो वो कोई एक भौतिक राशि बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N बराबर 2 गुणा 10 की घात 19। तो हम ये कह सकते हैं कि 3.2 आवेश, 3.2 कूलम आवेश होना है, 2 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब देखिए, अभी बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है तो वो पूर्णगुणक के रूप में जाता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के, ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। जब एक वस्तु से दूसरी पे जाता है तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है जो इलेक्ट्रॉनों को देती है, और जो ग्रहण करती है वो कैसे हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। अब ऋण आवेशित होना और धनावेशित होना, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है, आवेशित का मतलब होता है, अगर हम उसे अंग्रेजी में कहें तो चार्जिंग कहते हैं, आवेशित को क्या कहते हैं, चार्जिंग। तो दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक तो होगी उदासीन और एक होगी आवेशित। उदासीन का मतलब अनावेशित भी कह सकते हैं। तो एक होगी आवेशित और एक होगी अनावेशित। आवेशित क्या होती है, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ना हो, या कहें कि धन आवेश और ऋण आवेश आपस में बराबर ना हो, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, आवेशित वस्तु कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, आवेशित वस्तु। फिर से सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या
किसी भी वस्तु पर बराबर नहीं है, या कहें धन आवेश और ऋण आवेश की वैल्यू बराबर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आवेशित कहेंगे। अगर बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाए, या धनावेशित बराबर हो जाए ऋण आवेशित के, तो हम उसे अनावेशित कहेंगे। अब आवेशित करने की जो विधियां होती हैं वो 3 विधियां होती हैं। एक होती है घर्षण या रगड़ विधि, दूसरी होती है चालन विधि, तीसरी होती है प्रेरण विधि। तो घर्षण या रगड़ विधि क्या होती है, जब भी आप दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो, तो रगड़ने से क्या होता है आपको पता है, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो गर्मी उत्पन्न होती है, यानी हीट बनती है, और उस हीट की वजह से वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर आ जाते हैं, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर यानी आना जाना स्टार्ट हो जाता है। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों के आने जाने से वस्तु आवेशित हो जाती है। इस विधि का नाम होता है घर्षण या रगड़ विधि। तो दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, घर्षण या रगड़ विधि द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्रिया को घर्षण या रगड़ द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन का मतलब होता है, फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाना या प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाना, या कहें तो वस्तु पर धनावेश ज्यादा हो जाए या कौन सा आवेश ज्यादा हो जाए, ऋण आवेश ज्यादा हो जाए, बराबर होंगे तो हम उसे उदासीन कहेंगे। क्या कहेंगे, हम उसे उदासीन कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चालन विधि की। चालन विधि क्या होती है, इसमें देखिए एक आवेशित वस्तु होगी और एक इसमें उदासीन वस्तु होगी, और दोनों को हम टच कराते हैं यानी कांटेक्ट में लाते हैं। कांटेक्ट का मतलब संपर्क। जैसे ही उसे कांटेक्ट में लाएंगे तो दूसरी वस्तु भी चार्ज हो जाती है। क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु होगी, दूसरी उदासीन वस्तु होगी, दोनों को टच कराइए, टच कराने पर क्या होगा, वो आवेशित हो जाती हैं। और तीसरी विधि जो होती है प्रेरण विधि, ये एक ऐसी विधि है इसमें बिना संपर्क के, कैसे, बिना संपर्क के किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। यहां पर क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। संपर्क का मतलब टच कराते हैं। और इससे पहले वाली जो विधि है ये भी आप कह सकते हैं ये संपर्क विधि है, यानी दो विधि होंगी संपर्क कराकर। एक तो रगड़ या घर्षण विधि, इसमें वस्तु को टच कराना पड़ता है तब आवेशित होती है। दूसरी है चालन विधि, इसमें वस्तु को क्या करते हैं, संपर्क कराते हैं तब आवेशित होती है। प्रेरण विधि में संपर्क नहीं कराते। तो ये क्या होती है, प्रेरक किसी वस्तु की आवेशित करने की वह विधि है जिसमें किसी भी वस्तु को बिना संपर्क कराए यानी विदाउट टच के आवेशित किया जाता है। इसके कुछ प्रोसेस होती हैं जिसमें से एक ध्रुवण होता है और एक होती है ग्राउंडिंग। तो ध्रुवण और ग्राउंडिंग की हेल्प से हम किसी वस्तु को बिना टच कराए आवेशित कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई। तो ये थी आवेशित करने की विधियां। इसके बाद बात आती है कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम क्या होता है, पहली बात, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए जो कूलाम ने नियम दिया था उसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। अब देखिए दो आवेश है, एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है। दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर R मान ली गई है। ये प्लस का आवेश है और ये भी प्लस का आवेश है। अब दोनों प्लस प्लस के हैं तो बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसलिए आवेश 2 पर, ध्यान सुने, आवेश 2 पर आवेश पहला बल लगाएगा तो हम लिखेंगे आवेश 2 पर कौन सा बल लगाएगा, पहला आवेश बल लगाएगा। तो बल लगेगा दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण। यहां पर देखिए बल लगेगा पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण। इसका मतलब क्या होता है, अगर 1 2 लिखा है इसका मतलब बल लग रहा है पहले आवेश पर, जिसके कारण लगा है उसे यहां लिखेंगे। अगर मैं ऐसे लिखूं F2 तो बल लग रहा है दूसरे आवेश पर, किसके कारण लग रहा है, पहले आवेश का। तो इस तरीके से हम इसे F21 भी लिखेंगे। तो ये बात समझिए कब हमें क्या पढ़ना है। तो आवेश कैसे है, धन धन के हैं तो प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण जो होता है किसकी वजह से होता है, क्योंकि इनका प्रकृति एक जैसा है। हो सकता है ये आवेश विपरीत हो जाए, एक प्लस का हो एक माइनस का हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऋण आवेश है और ये कैसा है, धन आवेश। तो ये इसकी तरफ आकर्षित होगा, ये इसकी तरफ आकर्षित होगा, या कहें तो एक दोनों को ये आकर्षित करेंगे। तो ये जो बल है इस बल का मान किस फॉर्मूले से निकालें, वही फॉर्मूला किसने बताया था, कूलाम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था। तो इन्होंने कहा था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होगा और बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है, क्या करता है, आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है ये।
तीन कंडीशन होती है इस बल की निर्भर करता है। क्या कंडीशन होती है? तीन। एक तो दोनों आवेशों का गुणा जितना करोगे, जितने बड़े आवेश होंगे मतलब आवेशों का गुणा करके जितना ज्यादा मान आएगा उतना ज्यादा बल का मान आएगा। दूसरी बात, आप अगर आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाओगे, आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो बल का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर बात कर लें कि आवेशों के बीच में ये जो खाली जगह होती है यहाँ पर देखिए ये क्या होता है? ये होता है माध्यम। तो माध्यम पर भी ये बल निर्भर करता है, यानी आवेशों के मध्य माध्यम पर बल निर्भर करता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो F अनुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अनुपाती हटाएंगे, एक क्या आता है? इक्वल आता है, यानी बराबर का साइन आएगा। एक नियतांक लाएंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसी को हम कूलम का नियम कहते हैं, जहां K क्या है? कूलम नियतांक होता है। तो K की वैल्यू हम किस तरीके से रखते हैं? अगर मान लीजिए आवेशों के बीच में, यानी यहाँ पर अभी बताया था एक आवेश होगा Q1 और दूसरा आवेश होगा Q2, अगर इनके बीच में क्या है? निर्वात या वायु है, इनके बीच में क्या है? यहाँ पर निर्वात या वायु है, तो हम इसे बल को F0 से दिखाएंगे और फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्यों हो जाएगा? क्योंकि K का मान होता है 1/4πε0 और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको कई बार पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। ठीक है ना, तो याद रख लेना क्या होता है? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निर्वात या वायु के लिए जो होती है वो कितनी होती है? 9 गुणा 10 की घात 9 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखिए वैद्युशीलता का मात्रक किस तरीके से निकालते हैं। अगर मैं इसको इधर भेज दूं, देखो वैद्युशीलता को इधर भेज दूं तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास Q1 Q2, ये ऊपर वाला Q1 Q2, नीचे आ जाएगा 4 पाई और ये एफ नॉट को इधर भेज देंगे तो एफ नॉट आ जाएगा इंटू R स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम, इसका कूलाम, और 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मीटर और इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दो तो ये आ गया आपका कूलाम स्क्वायर और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए निर्वात या वायु नहीं है, निर्वात या वायु आवेशों के मध्य नहीं है तो कोई अन्य माध्यम होगा, और जब कोई अन्य माध्यम होगा तो उसके लिए हम बल Fm से लिखेंगे। m का मतलब होता है मीडियम यानी माध्यम। तो 1/4πε0 और यहाँ पे एप्सिलॉन r लिख देंगे। चाहो तो आप एप्सिलॉन r की जगह पर यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो? k यूज कर सकते हो, स्मॉल k। क्या यूज कर सकते हो? स्मॉल k। ठीक है, तो Q और Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें इसका डिवाइड करते हैं, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए FO अपॉन FM का मान यहाँ से निकल आएगा और ये आएगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है एप्सिलॉन r के बराबर। एप्सिलॉन r क्या है? इसे कहते हैं सापेक्ष वैद्युशीलता। क्या कहेंगे इसे? सापेक्ष वैद्युशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी। K का मतलब क्या होता है? K का मतलब होता है यहाँ पर माध्यम का परावर्तांक। क्या मतलब होता है? माध्यम का परावर्तांक। और एप्सिलॉन r को क्या बोलते हैं? सापेक्ष वैद्युशीलता। और ये दोनों एक ही होती हैं, मतलब एक ही तरह वर्क करते हैं। अगर प्रश्न में आपको K का मान दिया है तो आप एप्सिलॉन r के बराबर लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन r का मान दिया है तो उसे K के बराबर लिख सकते हैं, चाहे तो सापेक्ष वैद्युशीलता लिखा हो या माध्यम का परावर्तांक लिखा हो। इस तरीके से हम कूलम के नियम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल या इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये क्या होता है? जब दो से ज्यादा आवेश हो जाएं, किसी एक आवेश पर आपको बल निकालना है, बहुत सारे आवेश हो, किसी एक आवेश पर बल निकालना है, तो वो जो एफ नेट होगा, यानी मान लीजिए हमने पहले आवेश पर बल निकालना है तो जितने भी आवेश है, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण कितना बल लगेगा, पहले आवेश पर तीसरे आवेश के कारण कितना बल लगेगा। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर लिखा है ये Q1, यहाँ पे Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, यहाँ पे ये Q5 है। इस तरीके से बहुत सारे होंगे। तो पहले ये Q2 का बल निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पहले पर, तो पहले आवेश पर दूसरे कारण। फिर ये तीसरे कारण निकालेंगे तो लिखेंगे हम पहले आवेश पर तीसरे कारण। फिर हम चौथे कारण निकालेंगे तो ये आ जाएगा F1 और यहाँ लिख देंगे 4, यानी चौथे आवेश कारण। पांचवें कारण निकालना है तो यहाँ लिख देंगे F1 और यहाँ लिख देंगे 5। और इसमें समझने वाली बात यह है कि इनका हम सदिश योग लेते हैं। क्या लेते हैं? इनका हम सदिश योग। तो सदिश योग करना है, और सदिश योग किस नियम से निकालते हैं आप जानते हैं? कौन सा होता है? सदिश नियमों का पालन जो करे वो सदिश योग में हमें यूज करना होता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम,
उसे प्रयोग करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी आवेश पर परिणामी बल जब भी निकालना है तो अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का क्या करना है, आपका सदिश योग निकालना होता है, और उसी को हम कहते हैं बहुल आवेश को मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। बात आती है विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई एक आवेश लगा है, वो क्या करता है, अपने चारों एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ये प्लस आवेश मान लिया है। अब इसमें आप क्या करेंगे, कहीं से धन परीक्षण आवेश को लेके आएंगे। तो ये धन परीक्षण आवेश ये क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, और जिस बल का अनुभव करेगा उसी से पता लग जाए कि यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यानी किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, यानी एक आवेश की वजह से भी हो सकता है ये, और बहुत सारे आवेश की वजह से भी हो सकता है। तो जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश अथवा आवेश समुदाय का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र को हम किससे दिखाते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो बात आती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश और ऋण आवेश, दो तरीके के आवेश होते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास धन आवेश है तो इससे हमेशा बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, कहाँ होगी, बाहर की ओर। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास ऋण आवेश है तो इसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर होगी, कहाँ होगी, अंदर की ओर। ये बात समझ आ गई। इस तरीके से आपको रखना है। और ये कैसे पता करते हैं, हम पता करते हैं धन परीक्षण आवेश से। आप एक धन परीक्षण आवेश लेकर आइए, ये प्लस का होता है, और यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया है। क्या लिया यहाँ पर, प्लस क्यू आवेश। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, इसलिए इधर आएगा, और ये जिस रास्ते पर जाएगा वही विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा हो जाएगी। तो इधर रखेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऊपर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऊपर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ रखेंगे इधर जाएगा, इस साइड रखेंगे नीचे की साइड तो नीचे जाएगा, इधर रखेंगे तो इधर जाएगा। इसका मतलब प्रतिकर्षण करता हुआ आप जिस भी जगह पर रखेंगे वहीं से दूर हो जाएगा। अगर माइनस की बात कर लें, अगर आवेश आपने इस चीज में रखा, इसके सामने रखा है यहाँ पर, तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसलिए इधर जाएगा। आप यहाँ रखेंगे, जब आप यहाँ रखेंगे तो इधर आ जाएगा। आप जब यहाँ रखेंगे धनावेश को तो इधर आ जाएगा, क्योंकि क्या लगेगा, इसमें आकर्षण लगेगा, क्योंकि ऋण आवेश और धनावेश में आकर्षण लगता है, और धनावेश और धनावेश है यहाँ पे, इसलिए प्रतिकर्षण लगेगा। तो हम कह सकते हैं धनावेश से क्षेत्र रेखाएं बाहर और ऋण आवेश से अंदर की ओर होती हैं। अगर मान लीजिए दोनों आवेश एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, धनावेश से देखिए हमेशा एरो बाहर की तरफ, यानी यहाँ से क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ, क्योंकि धनावेश कैसा है, क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा बाहर की ओर दिखाता है। ऋण आवेश में क्या होता है, अंदर की ओर आ रही है, यहाँ बाहर की ओर, यहाँ अंदर की ओर, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है प्लस से बाहर और माइनस की तरफ एंडिंग करानी है इसकी, तो प्लस से निकलते आएंगे और माइनस पर आके खत्म हो जाएंगे। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण भी होता है कि धनावेश से चलेंगी और ऋण आवेश पर आकर खत्म हो जाएंगी। अगर प्लस प्लस आवेश है तो देखिए प्लस प्लस आवेश है तो तब भी बाहर आएगा, और तब भी बाहर आएगा, प्रतिकर्षित होगा, और एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी, इसका रीजन अभी जानेंगे। तो फिर से सुने, जब भी आपके पास प्लस प्लस आवेश आ जाए तो आपको ये क्षेत्र रेखा बाहर की ओर दिखानी है, एरो हमेशा बाहर की ओर होंगे। अगर इनकी जगह आप ऋण आवेश से लेंगे तो इनका एरो बदल दीजिए, ये कुछ उल्टा हो जाएगा, यानी अभी ये बाहर जा रहे हैं तो इस एरो की दिशा कहाँ कर देंगे आप, अंदर की ओर कर देंगे, तो ये ऋण आवेशों के लिए हो जाएगा, जब दो एक जैसे आवेश हों तब। अब करते हैं बात विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण यही होता है कि क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, धन से निकलेगी और ऋण पर खत्म हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा है, यदि एकल आवेश है तो ये अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर प्लस आवेश लिया, अब प्लस आवेश लिया तो यहाँ से बाहर की ओर जाएगी, यहाँ पर ये बाहर जाएगा, यहाँ बाहर जाएगा, तो ये क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ऐसा लगेगा अनंत पर जा रही है। कहाँ पर जा रही है, अनंत पर। अगर यहाँ पर आप माइनस लेते तो क्या करता, ऐसा लगता कि अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। ठीक है ना। तो अगर एक आवेश सिंगल आवेश है, एकल आवेश है, तो ये अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त हो सकती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये रेखाएं खुले वक्र बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती।
खुले वक्र का मतलब क्या है? खुले वक्र का मतलब ये है कि अगर मान लिया धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है, तो यहाँ से जाएगी और यहाँ पर ये खत्म हो गई। अगर ये वापस घूम के यहीं आ जाती तो इसे कहते हैं हम बंद वक्र। क्या कहते हैं इसे हम? बंद वक्र। क्योंकि ये धन से निकलकर ऋण पर खत्म हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे इसे खुला वक्र। क्या कहेंगे इसे? खुला वक्र। फिर से समझिए, धन रेखाएं, धन, ये जो छिद्र रेखा है धन आवेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर जाके रुक जाती हैं, तो इसे कहते हैं एंड हो गया, तो ये होता है खुला वक्र। और वापस आ जाती, जहां से गई है वहीं पर वापस आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? बंद वक्र हो जाएगा। लेकिन ये छिद्र रेखाएं ऐसा नहीं करती हैं, तो ये रेखाएं खुले वक्र बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं। छिद्र रेखाओं को ऐसे संतत वक्र माना जा सकता है जो कहीं नहीं टूटते। यानी ये जो रेखाएं हैं अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो ये चलती जाती हैं, ये कहीं पर ब्रेक नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका रीजन आप क्या लिखोगे? क्योंकि कहीं पर भी अगर हम देखें तो वहां पर आवेश पर बल लगता रहता है, और आवेश पर बल लगता रहता है, इसलिए छिद्र रेखा कहीं पर ब्रेक नहीं करती। आगे देखिए, विद्युत छिद्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अगर मान लीजिए फिर से विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, कहीं पर आपके पास विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है ऐसे करके, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र, इसको हम ई वेक्टर कहेंगे। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो हमने कोई एक बिंदु मान लिया है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसका नाम पी है, तो इस पर जो स्पर्शी की दिशा होगी वही क्या होगी? विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा कहेंगे किसी भी बिंदु पर। जहां पर भी आपको, इस बिंदु की बात कर लें तो यहाँ पर एक स्पर्शी खींचिए, इस बिंदु की बात कर लें तो यहाँ पे स्पर्शी खींचिए, जहां पर भी स्पर्शी खींचेंगे तो वो जो दिशा हो जाएगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, ये बोर्ड ने आपको कई बार पूछा है, पूछ भी सकता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? तो दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दो परिणामी विद्युत व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्षेत्र रेखा ये है, एक क्षेत्र रेखा ये है, और ये पॉइंट है पी। तो यहाँ पर एक दिशा ये आ जाएगी E1 की, एक दिशा आ जाएगी ये। तो यहाँ से पॉइंट से, इस पॉइंट से कितनी दिशा मिलेंगी? दो, यानी एक स्पर्शी ये हो जाएगी, इस पॉइंट पर एक स्पर्शी ये हो जाएगी। तो दो दिशाएं व्यक्त करेंगी, जबकि दिशा कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, और दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है ना? तो अभी आपसे पूछा था कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र बनाती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाग्र नहीं टूटती। क्यों? यानी ये रेखाएं बीच में ब्रेक क्यों नहीं होती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ आ सकता है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कटान क्यों नहीं करती हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो क्या आंसर लिखोगे? इसका आंसर देखिए, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है क्योंकि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा में ट्रेस किए जाने पर आवेश निरंतर बल का अनुभव करता है। यानी अगर आप देखेंगे तो आवेश पर निरंतर बल लगता रहता है, इसलिए वो कहीं पर ब्रेक नहीं करती। या आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि क्षेत्र रेखा में अचानक ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि आवेश निरंतर गति करता रहता है। क्या करता है? आवेश निरंतर गति करता है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर नहीं जाता है। ठीक है ना? अगला देखिए, ये पूछा है आपसे कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, तो अभी रीजन बताया था कि दो दिशाएं मिलेगी क्षेत्र रेखाओं की और दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी इस वजह से, यानी दो दिशाएं मिलेंगी जो कि संभव नहीं है, इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है ना? तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन आवेश पर, देखिए फॉर्मूला होता है E बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट। एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं
ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। सदिश राशि होती है इसलिए यहाँ वेक्टर लगा देंगे। राशि कैसी होती है? सदिश। और सदिश राशि होती है तो क्या चाहिए हमें? दिशा। अदिश राशियों के पास दिशा नहीं होती, सदिश राशियों के पास दिशा होती है। तो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में ई की दिशा होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर धनावेश है और इधर ई वेक्टर है तो इस पर जो बल लगेगा वो इस साइड ही लगेगा जहां पर आपके ई की दिशा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऋणावेश होता और ई की दिशा इधर है तो इस पर जो बल लगेगा इसके विपरीत लगेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये बल की दिशा हो जाएगी। फिर से सुनिए, अगर धनावेश विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत क्षेत्र में जब भी धनावेश रखा है तो उस पर लगने वाली बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। अगर ऋणावेश रखा है तो ऋणावेश पर जो बल की दिशा लगेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। ये आपको याद रखना है। मात्रक की बात कर लें तो देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का क्या होता है? कूलाम। और एक और होता है इसका वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा R लिख लीजिए और यहाँ लगा दीजिए माइनस। ये E और V यानी विद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में जब आप संबंध निकालते हैं तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है और इसका मतलब V4 हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट और R का मतलब दूरी, तो यहाँ आ जाएगा मीटर। तो क्या आ जाएगा? मात्र वोल्ट पर मीटर। और ये माइनस ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में V यानी विद्युत विभव का मान घटता जाता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? हमने क्या करा, एक प्लस क्यू आवेश लिया बिंदु O पर, इससे R दूरी पर एक पॉइंट मान लिया P और यहाँ रख लिया हमने धन परीक्षण आवेश। अब ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए बल की दिशा इधर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बल का मान निकालेंगे किससे? कूलाम के नियम से। किससे निकालेंगे? कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है? F इक्वल टू K Q1, ये हो जाएगा। Q2 का वहां पर देखिए Q2 क्या है? Q1 का काम करेगा प्लस Q, Q2 का काम करेगा प्लस Q0। तो Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है? तीव्रता। तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F बट्टे Q0। F का मान आप ये लिखिए K Q0 अपॉन ये क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा बट्टे में? Q0 से Q0 कट गया तो ये आ गया आपके पास K Q अपॉन R का स्क्वायर। तो E का मान क्या आ गया? E इक्वल टू आ गया K Q अपॉन R स्क्वायर। और ये क्या है? E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है? एक बिंदु आवेश के कारण। तो यहाँ पर एक आवेश आ रहा है और क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला? K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, इसी से आगे वाले डेरिवेशन होने वाले हैं। आवेशों के निकाय के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी एक आवेश पर जब हम बहुत सारे आवेशों के द्वारा बल निकालते हैं तो उनका क्या करते हैं? हम सभी के द्वारा लगाए गए बलों का वेक्टर सम यानी सदिश योग लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर बहुत सारे आवेश हैं किसी बिंदु पर, बिंदु आवेशों के समूह के कारण, बहुत सारे आवेश हैं यानी समूह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है या लगभग तुल्य होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश एक ये है Q1, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ पर Q4 है, यहाँ पर Q5 है। तो इस पर जो आवेश पर जो तीव्रता आएगी, इसकी वजह से तीव्रता मान लीजिए E1 आ गई, इसकी वजह से E2 आ गई, इसकी वजह से 3 आ गई, इसकी वजह से 4 आ गई। बहुत सारे आवेश होंगे तो सभी की वजह से हम क्या करेंगे? तीव्रता निकाल लेंगे। तो पहली तीव्रता E1, फिर दूसरी E2, फिर E3 डॉट डॉट करके En तक निकाल लेंगे और इनका क्या करेंगे? हम सदिश योग करेंगे। क्या करना है आपको? सदिश योग। फिर से बता रहा हूँ, सदिश योग के दो नियम होते हैं, त्रिभुज का नियम या समांतर चतुर्भुज का नियम। उन्हें क्या करना है? यूज करना है और इन्हें सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद विद्युत द्विध्रुव की, यानी द्विध्रुव क्या होता है? तो इसका नाम है द्विध्रुव, जिसके दो ध्रुव, इसमें दो आवेश होते हैं, एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश, और एक दूसरे से ये अल्प दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर होते हैं? अल्प दूरी। और अल्प दूरी को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट का नाम A ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम B ले लीजिए। ये जो बनकर तैयार होता है इसको क्या कहेंगे? द्विध्रुव कहते हैं। तो जब परिमाण में समान यानी इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने लिया यहाँ पर 3 माइक्रो कूलम एक आवेश है A और यहाँ पर आपने लिख दिया +5 माइक्रो कूलम, तो क्या ये द्विध्रुव होगा? ये द्विध्रुव नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये -3 माइक्रो कूलम है। अगर आप यहाँ पर भी 3 माइक्रो कूलम लिखे लेकिन कैसा लिखे? प्लस का, तो परिमाण में समान यानी संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। प्रकृति इनकी विपरीत होनी चाहिए, एक प्लस का है तो एक माइनस का होना चाहिए, और बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? विद्युत ध्रुव कहलाएगा। तो जब दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश किसी अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं तो वे विद्युत ध्रुव बनाते हैं। क्या करते हैं? वो विद्युत ध्रुव बनाते हैं। बात समझ में आ गई? यानी आवेश का मान बराबर होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर +2 माइक्रो कूलम है और यहाँ पॉइंट ए पर कितना आवेश रखें कि द्विध्रुव बन जाए, तो आपको क्या करना है? इसको लिख देना है 2 माइक्रो कूलम को, और यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा? विद्युत ध्रुव बन जाएगा। और इनके बीच की दूरी जो भी हो, तो इनके बीच की दूरी हमने मान ली 2L। 2L का मतलब होता है बहुत कम दूरी। इसके एग्जाम्पल है कुछ HCl, HBr, H2, ETC, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिनमें से कुछ यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। याद रखना क्या है इसमें कि आवेश का परिमाण समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक 10 है एक 20 हो जाए, एक 5 है एक 8 हो जाए, तो इनका अगर परिमाण समान नहीं होगा तो द्विध्रुव नहीं बनेंगे। अगली बात करते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण की। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसे प्रदर्शित करते हैं P से। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P एक सदिश राशि है, इसलिए हम इस पर वेक्टर भी लगा सकते हैं। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए यहाँ पर P से प्रदर्शित करेंगे। इन दोनों आवेश में से कोई एक आवेश लीजिए, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, क्योंकि दोनों आवेश का मान कैसा है? बराबर है। और दोनों के बीच की दूरी का कर दीजिए गुणा, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा, यानी आवेश और अल्प दूरी का गुणनफल। आवेश और अल्प दूरी का गुणनफल क्या होता है? विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। बस ये परिभाषा में आपको लिखना है। विद्युत ध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जिसे हम 2L लिखते हैं, के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत ध्रुव आघूर्ण, यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो P क्या हो जाएगा? Q गुणा 2L, और मात्रा देखिए Q का मात्रा कूलम, और लंबाई का क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीटर हो जाएगा। और 2 एक नंबर है, यानी एक डिजिट है, अंक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो मात्रक क्या आ जाएगा? कूलम मीटर। प्रदर्शित करते हैं P से। सदिश राशि है तो आप वेक्टर लगा सकते हैं। राशि कैसी होती है? सदिश, और इसकी दिशा होती है -Q से +Q की ओर। ये आप हमेशा ध्यान रखें, कहां से कहां दिशा होगी। अगर यहाँ पर एक आवेश है -Q और दूसरा आवेश है यहाँ पर +Q, और बीच की दूरी कितनी है? 2L है, और इस पॉइंट का नाम A लिखें, इसका नाम B लिखें, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होगी माइनस से प्लस की ओर होगी। कहां से क्या होगी? माइनस आवेश से हमेशा प्लस आवेश की ओर होती है। तो ये है विद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब बात करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव के कारण। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं? तो किसी विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको बोर्ड में अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति कम से कम 3 नंबर में पूछी जाती है, और हो सकता है उसके साथ कोई क्वेश्चन दिया हो आंकिक प्रश्न, तो 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। देखिए अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? अभी बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो दिशा होगी ये P वेक्टर की दिशा होगी। इसी दिशा में कोई एक बिंदु इन आवेशों के मध्य बिंदु से किसी दूरी पर मान लीजिए, तो हमने मान लिया एक ए बी क्या है? द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है, और मध्य बिंदु O से R दूरी पर P वेक्टर की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में हमने एक P पॉइंट मान लिया है। तो यहाँ पर ये जो P पॉइंट आया है, इस P पॉइंट को हम कहेंगे अच्छी स्थिति में। किस स्थिति में कहेंगे? अच्छी स्थिति में। तो हमें जरूरत पड़ेगी दूरी की, तो दूरी कैसे निकालेंगे? तो हमें निकालना है A से P, तो A से P निकालेंगे, तो A से P तक की दूरी क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक, P से O तक की क्या है? ये R, और O से A तक की क्या है? L। तो यहाँ पे क्या है? L, क्योंकि A से B तक क्या होता है? 2L। मध्य बिंदु O मान लिया, तो ये L हो गया, ये भी L हो गया। अब निकालिए AP, यहां से यहां तक R आएगा, यहां से यहां तक L आएगा, तो R प्लस L हो जाएगा। BP निकालेंगे, तो BP ये वाली दूरी है, तो ये पूरी दूरी कितनी है? O से P तक R है, और ये कितनी है? O से B तक L, तो R में से L को घटा दीजिए तो आ जाएगा R माइनस L। अब क्योंकि यहाँ पर कितने आवेश हैं? 2। अब 2 आवेश है तो 2 तीव्रता निकालेंगे। 2 तीव्रताएं क्यों निकालेंगे? क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या पढ़ा था? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए ये पढ़ाया था अभी
कि बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसमें फॉर्मूला आता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है तो यहाँ पे आवेश कितना है, एक, तो एक आवेश से कितनी तीव्रता आएगी, एक आएगी। अगर आपके पास दो आवेश है तो तीव्रता कितनी आएंगी, दो आएंगी। तो द्विध्रुव में किसकी बात हो रही है, द्विध्रुव की, तो कितने आवेश हैं, दो। अब दो आवेश हैं तो दो तीव्रता आएंगी, तो एक माइनस के कारण आएगी, एक प्लस आवेश के कारण आएगी। तो यहाँ पर निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, तो इसका नाम दे देंगे प्लस वाले के लिए E1, माइनस वाले के लिए E2। फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब दूरी, कहां से कहां तक की, प्लस क्यू आवेश से जहां पर आपको तीव्रता निकालनी है उस बिंदु तक की। प्लस क्यू आवेश कहां है, बी पर, कहां पर निकालनी है हमें, पी पर, तो बी पर रखा है प्लस क्यू आवेश, निकालनी है हमें पी पर, तो बी से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, बीपी हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे बीपी स्क्वायर। के क्यू ऐसे रहेगा, बीपी की वैल्यू देखिए आई है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का स्क्वायर। माइनस क्यू आविष्कार देखेंगे तो पी पर देखना है, तो E2 इक्वल टू क्या आया, के क्यू अपॉन एपी स्क्वायर। एपी क्यों आया, क्योंकि माइनस आविष्कार रखा है ए बिंदु पर, निकालना में पी बिंदु पर, ए से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, वो लिखा है वहां पर आर प्लस एल, तो आर प्लस एल और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए E1 का मान ज्यादा E2 का कम है, क्यों, देखिए अंश में के क्यू बराबर है, ये यहाँ से आर से कुछ घट रहा है, आर से एल घट रहा है और यहाँ आर से एल जुड़ रहा है, यानी ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, यानी घट रही है तो कम होगा, तो ये कम हो गया इसका हर, तो ये वैल्यू हो जाएगी ज्यादा और ये हो गया ज्यादा, तो ये कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे E1 का मान E2 से ज्यादा है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे आएगी, E1 में से E2 को घटाकर जो आंसर आएगा उसी को हम परिणामी तीव्रता कहेंगे। तो E1 माइनस E2, के क्यू दोनों कॉमन है, निकाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर और फिर इसका आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, फिर से देखिए यहाँ पर क्या है, आर माइनस एल का स्क्वायर और यहाँ क्या आर प्लस एल का स्क्वायर, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब, तो ये आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। के क्यू ऐसे रहेगा, इससे बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि माइनस है तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ए स्क्वायर कैसा हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और माइनस के 2rl होगा, यहाँ माइनस होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा प्लस, तो देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर मर जाएगा, यहाँ रहेंगे 2rl और 2rl मिलकर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4rl हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4rl, और ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर हो रहा था तो होल स्क्वायर आ जाएगा। के क्यू ऐसे ही रहेगा, के क्यू को हम लिखेंगे के क्यू, 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई विद आर मल्टीप्लाई विद एल, यानी इन सबको हमने गुणा के रूप में लिख लिया। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखिए के ऐसे रहेगा, क्यू 2l, ये बन जाएगा पी, पी बराबर क्या होता है क्यू गुणा 2l, तो देखिए ये क्यू, ये 2 और ये l, तो ये क्या बनेगा पी, के ऐसे ही रहा था, ये तीनों जो सर्कल किए हैं ये बन गया पी। अब आपके पास बचता है 2r, क्या बचा यहाँ पर 2r, तो यहाँ पर लिख देंगे 2r, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 2। एक मिनट, क्या लिखना है यहाँ पे आपको 2r लिखना है, तो मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर देता हूँ, तो ये 2r आ जाएगा, तो के पी आर इंटू 2 और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर से बहुत छोटा होता है, यानी एल क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की मध्य बिंदु से दूरी, और द्विध्रुव आघूर्ण में आप देखेंगे या द्विध्रुव में देखेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी 2l होती है और उसका भी आधा कर दो, 2l अल्प दूरी है उसका भी आधा कर दो और अल्प होगी, तो r के कंपेयर में, r की तुलना में l जो होगा बहुत छोटा होगा, इसलिए l स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, तो l स्क्वायर को यहाँ से छोड़ देंगे तो हट जाएगा, तो आ जाएगा के पी आर इंटू 2, तो के पी आर इंटू 2, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ गलती है, तो आप इसे यहाँ पर सही लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका E इक्वल टू के पी और ये r इंटू 2, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2r बटे, ये आ जाएगा आपका सिर्फ r स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर और l स्क्वायर हट गया, तो ये स्क्वायर जो था ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या हट जाएगा l स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर आगे करेंगे तो ये आ जाएगा के पी 2r और ये कितना हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो गुणा कर देंगे, तो r की घात 4, तो हम लिखेंगे r की घात 3 गुणा r से r मर गया, तो अब आपके पास क्या बचा, ये बचा के 2p अपॉन r की पावर 3,
क्या आ जाएगा फॉर्मूला, K2P/r3। तो अच्छी स्थिति का मतलब एक्सियल पोजीशन, और इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, K2P/r3। तो K2P/r3, इसे भी आप ठीक कर लेंगे, क्या आ जाएगा इसका, K2P/r3। इस फॉर्मूले को लिखेंगे ई एक्सियल, एक्सियल का मतलब होता है अच्छी स्थिति, तो यहाँ पे फॉर्मूला है K2P/r3। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कौन सी स्थिति में हो जाएगा, अच्छी स्थिति में। कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। और K का मान क्या होता है, K होता है 1/4π/ε0 अगर प्रयोग करना चाहो तो, ठीक है ना। इस तरीके से हम अच्छी स्थिति में तीव्रता निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पर आप मिस्टेक मत करना, ये 2 और QL मिलके तो P बन जाएगा, पर यहाँ 2 बचेगा, उस 2 को आपको साथ में लेके चलना है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांस है। दूसरा नंबर आता है निरक्षीय स्थिति का। तो कहां पर निकालना है वो आपको, द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि इसमें कहा है द्विध्रुव के बारे में, तो द्विध्रुव बनाएंगे, एक माइनस का Q, यहाँ पे लिख लीजिए ये माइनस Q है, यहाँ लिख लीजिए प्लस Q है, मध्य बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा, क्योंकि पूरी दूरी 2L होती है। अब ये निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है द्विध्रुव पर 90 अंश के कोण पर एक लाइन जो खींची जाए, उसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। अच्छी स्थिति का था P वेक्टर की डायरेक्शन में, अब ये P वेक्टर की डायरेक्शन में ना होकर 90 अंश का कोण बनाता हुआ है, तो यहाँ पे कितना कोण हो जाएगा, 90 का, ये कितना हो जाएगा, 90 का। यहाँ पॉइंट मान लिया हमने एक P, क्या मान लिया, P, तो O से P तक की दूरी अब भी R थी, पहले वाले में कितनी थी, R थी। आप यहाँ देखिए, पहले वाले में O से P तक की दूरी क्या थी, R, और अब भी हमने क्या लिया है, R ही लिया है, तो O से P तक कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा है। अब ये प्लस Q आवेश है, अब ये प्लस Q आवेश है, तो यहाँ पर आप धन परीक्षण आवेश रखेंगे, ये प्लस और ये प्लस, इस वजह से क्या होगा, इसमें प्रतिकर्षण होगा, तो ये वाला इधर जाएगा, तो E1 की दिशा इधर आ जाएगी। अब इसके साथ देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आकर्षित होगा, तो ये वाला आकर्षित होगा धन परीक्षण आवेश, तो E2 की दिशा आ जाएगी इधर, तो E1 की इधर, E2 की इधर। अब इन दोनों का परिणामी कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा, ये यहाँ पर इन दोनों का परिणामी कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम बात कर लें A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी की, क्यों, क्योंकि हमें तीव्रता के फॉर्मूले में दूरी की जरूरत पड़ती है, तो AP का मान निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक AP हो जाएगा, और देखिए ये कितना है L, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये R है, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ये R है और ये L है, ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण, तो इसे हम मानेंगे लंब, क्योंकि कोण के सामने क्या होता है, लंब, ये क्या बचा, आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पे R और आधार क्या है यहाँ पर L, तो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L, यहाँ से यहाँ तक कितना है R, और फिर से ये देखिए ये कर्ण हो जाएगा, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, ये दूरी L थी, ये भी दूरी L है, ये R है, इसके लिए R है, इसके लिए R है, तो दोनों दूरियां कैसे होंगी, बराबर, तो AP का मान आ जाएगा बराबर आ जाएगा BP के, और कितना आएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, धन आवेश के कारण क्या निकालेंगे, बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, तो E1 का मान आ जाएगा KQ अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में थी, और फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R स्क्वायर, और इस स्क्वायर से जब इस अंडर रूट को यहाँ लिखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी प्रकार माइनस के कारण निकालेंगे, तो यहाँ पर E2 होगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आता है, और E1 E2 का मान बराबर है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब इनके क्या करेंगे, हम घटक करेंगे, और घटक कैसे करेंगे, इस पॉइंट P को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये E1 ये तिरछा जा रहा है, ये E2 यहाँ आ गया, अब इनके बीच के कोण क्या है, ये थीटा हो जाएंगे, ये थीटा है, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब इनके घटक करेंगे, तो घटक करेंगे इस थीटा की वजह से E1 cos थीटा इधर आएगा और E1 sin थीटा इधर आएगा, यानी E1 के दो घटक होंगे, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, इसे कहेंगे लंबवत घटक, इसे कहेंगे समांतर घटक, किसके, विद्युत द्विध्रुव के। अब देखिए E2 के घटक करेंगे इसके, तो एक आ जाएगा इधर लंबवत घटक E2 sin थीटा, और इधर आ जाएगा E2 cos थीटा। अब क्योंकि E1 और E2 का मान बराबर है और sin थीटा और sin थीटा भी बराबर है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस वजह से बिंदु P पर तीव्रता इन दोनों की वजह से कितनी आएगी, 0 आएगी, सिर्फ इन दोनों घटकों की वजह से, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की वजह से कितनी आएगी, 0 आएगी। ये बात समझ आ गई।
इसके बाद क्या बचता है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, तो कैंसिल हो गए, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचा। और ये देखिए एक ही दिशा में दोनों, इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा घटक कर लिए, लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि E1 E2 का मान बराबर है और sin थीटा भी बराबर है, बराबर होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। तो इन्हें हम ऐड करेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान लिखिए, E1 का मान और E2 का मान बराबर था, कितना था, के क्यू बट्टे, देखिए यहाँ पर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, E2 का मान भी यही आएगा सेम, और यहाँ पर भी cos थीटा। अब देखिए ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, यहाँ ये दोनों एक जैसे, इसलिए जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं x प्लस एक्स की, तो दोनों एक जैसे हो तो कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। इसी तरीके से ये E1 और E2 cos थीटा जो थे साथ में, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 के क्यू, ऐसे ही रहेगा, के क्यू ऐसे ही रहेगा, बट्टे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस मिलके ये आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो इस वाले त्रिभुज में से आधार बट्टे कर्ण निकालना है, ध्यान सुनिए, ये त्रिभुज है तो थीटा के सामने क्या आएगा, यहाँ पे लंब, ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। तो cos थीटा क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या हो गया एल, चाहे तो इसकी बात कीजिए चाहे इसकी बात कीजिए, तो आधार क्या हो गया एल और कर्ण क्या हो गया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट में था, अंडर रूट को हम 1/2 पावर लिख सकते हैं। cos थीटा को यहाँ से हटाएंगे और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो 2 के को पहले लिख दिया, 2q को एक साथ लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे ही रहा। cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर कितनी है 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, k को ऐसे लिखेंगे, q को पहले लिख दूंगा और l और 2 को, इस l और 2 को एक साथ लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2l, और ये आ गया देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी घात 1 मान लें, और ये कितनी घात थी इसकी 1/2, तो 1/2 और 1 यानी 1 और आधा कितना हो जाएगा 1.5, और 1.5 का होता है 3/2, तो 3/2 को 1.5 कहेंगे। इन दोनों को सम करिए यानी ये भिन्न के रूप में लिखिए और सॉल्व करिए, तो आ जाएगा 3/2। तो के क्यू गुणा 2l क्या होता है, पी होता है, क्या होता है देखिए पी बराबर क्या होता है, क्यू गुणा 2l होता है। तो क्यू गुणा 2l क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, तो के पी हो गया बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की बात करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, पावर आ जाएगी 3/2। आर स्क्वायर बहुत ज्यादा है एल स्क्वायर से, पहली स्थिति में ये लिखना था, अब भी यही लिखना है, अच्छे निरक्षी में दोनों के लिए लिखना है। तो आर का मान बहुत ज्यादा है, एल का मान बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर जैसे ही एल स्क्वायर यहाँ से गायब होगा तो ये बचेगा आर स्क्वायर की घात 3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे E इजकल टू, ऊपर क्या आएगा के पी, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये घात बचेगी, ये तो हट गया पूरा, तो हट गया तो आ गया आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस 2 से 2 मर जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आर की घात कितना आ गया 3 आ गया, तो के पी बटे आर की घात 3, और के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा पी अपॉन आर की पावर 3। तो ये क्या आ जाएगा, निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा, और इसको हम अंग्रेजी में इक्वेटोरियल कहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे इक्यू लगा सकते हैं, ठीक है ना। और आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में कि ई एक्सियल का मतलब अच्छी स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, इसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं। इन दोनों का अनुपात क्या होता है, तो आप जो है इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर जो आया था निरक्षीय स्थिति में, ये दोनों को भाग कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आपको विकल्प में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें, इसलिए आप इसे सॉल्व कर लें खुद से। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें एक समान विद्युत क्षेत्र खींचना है, ई वेक्टर से दिखाया गया ग्रीन कलर की लाइन जो है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें द्विध्रुव कुछ ऐसे रखा है, ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, बीच की दूरी कितनी होती है 2l, कितनी होती है 2l। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि धनावेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, तो ये हो जाएगी बल की दिशा, ठीक है। और ऋण आवेश पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, तो ई की दिशा इधर है, माइनस आवेश पर बल की दिशा इधर हो जाएगी। तो ये एक बल हो गया, बल की दिशा इधर होगी, एक बल की दिशा इधर होगी, ये धनावेश वाले बल की दिशा है,
ये ऋणावेश वाले बल की दिशा है, तो एक दिशा इधर है, एक दिशा इधर है, तो ये दोनों मिलकर एक बलयुग बनाएंगे। तो बलयुग बनाएंगे तो विद्युत क्षेत्र चाहेगा इसे घुमाकर अपनी दिशा में ही करने की। विद्युत क्षेत्र क्या चाहेगा, इस पर एक बल आरोपित करेगा या बल आघूर्ण लगाएगा। क्या लगाएगा, बल आघूर्ण लगाएगा, जिससे ये अपनी दिशा में घुमाकर लाने का प्रयास करेगा। और उस बल आघूर्ण का मान कैसे निकाल रहे हैं, बल आघूर्ण होता है बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल क्या हो जाएगा, दोनों बल बराबर है, QE और ये भी QE। तो यहाँ पर लिख देंगे QE और लंबवत दूरी जो होती है 90 अंश का कोण बनाए। तो ये रखा था द्विध्रुव, हमने बी वाई लाइन को नीचे ड्रॉ किया, ए वाली को सीधा ड्रॉ किया, जहां पर भी एक दूसरे को काटे तो ये लाइन जो मिलेगी ये 90 अंश का कोण बनाएगी। इसी को कहेंगे हम लंबवत दूरी। क्या कहेंगे इसे, लंबवत दूरी। तो BC लंबवत दूरी हो जाएगी और BC का मान जो निकालेंगे हम निकालेंगे साइन थीटा से। तो थीटा क्या हो गया, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, ये आ गया लंब, ये हमें चाहिए और ये हमारे पास है। 90 के सामने क्या, कड़, लंब हमें चाहिए, कर दिया है, लंब हमें चाहिए, कर दिया है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कड़, लंब क्या हो गया BC और कड़ क्या है यहाँ पर 2L। तो 2L को इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा 2L साइन थीटा और 2L साइन थीटा आ जाएगा तो ये जाएगा BC का मान। तो BC का मान लिख दिया हमने 2L साइन थीटा। टाउ का मान क्या हो गया, बल आघूर्ण किससे दिखाते हैं, टाउ से। तो बल का मान QE और BC का मान क्या आ गया 2L साइन थीटा। तो Q को हमने ऐसे लिखा, 2L को यहाँ पे लिख दिया, E साइन थीटा को अलग कर दिया। क्यों कर दिया कि Q गुणा 2L क्या बन जाएगा P और ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो टाउ का मान आ गया PE साइन थीटा। अब देखिए ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि और ये भी सदिश राशि, इसलिए सदिश रूप में लिखेंगे। तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे हम, क्रॉस पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्रॉस। और ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको बहुत बार पूछा गया है कि P वेक्टर और क्रॉस E वेक्टर के लिखने का तरीका क्या होता है टाउ वेक्टर के लिए। तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर फॉर्मूला हो जाता है, इसे आप याद रखें सदिश रूप में। और क्योंकि ये बल देखिए बराबर और विपरीत दिशाओं में थे, इसलिए नेट बल का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कुल बल इसमें जो लगेगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना। अब बात आने वाली है गॉस की प्रमेय की, और गॉस की प्रमेय से पहले हमें पढ़ना होता है विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, एक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से जितनी लंबवत बल रेखाएं बाहर जाती हैं, तो बाहर जितनी भी बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं किसी पृष्ठ से, तो उनके लंबवत गुजरने की जो संख्या होती है उस संख्या का नाम क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है। प्रदर्शित करते हैं इसे फाई से। इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, और डॉट को हटाते हैं, इससे क्या पढ़ते हैं हम, डॉट। तो डॉट को हटाएंगे तो क्या आता है, कॉस आता है, तो ये हो जाएगा EDA कॉस थीटा। तो EDA कॉस थीटा हो जाएगा। मात्रक की बात कर लें, E का मात्रक क्या होता है, तो E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बट्टे कूलम। तो E का मात्रक देखिए न्यूटन बट्टे कूलम। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। राशि कैसी है, ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश। अब बात कर लें हम गॉस की प्रमेय की। तो गॉस की प्रमेय क्या होगी, तो गॉस की प्रमेय देखिए, गॉस की प्रमेय क्या होगी, किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय विद्युत फ्लक्स के बारे में बताती है। अगर मान लीजिए एक आवेश है ये, और ये किसी से बंद है, क्योंकि गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है, बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होती है। तो आप यहाँ लिख लेंगे बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होती है। ठीक है। अब बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है, तो हमने यहाँ आवेश किया, इसे कर दिया बंद। अगर ये पहले से बंद है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये बंद नहीं है तो हम इसे बंद करते हैं, और जिससे बंद करते हैं उसका नाम होता है गॉसियन पृष्ठ। क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ। अब देखिए धनावेश है, इससे क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी बाहर, ये निकलेंगी, इधर निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, क्योंकि प्लस आवेश से हमेशा चित्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। तो कितनी बार ये जो रेखाएं जा रही है उन्हें देखना है हमें लंबवत में। किसमें देखना है, लंबवत। तो कितनी चित्र रेखाएं, कितनी विद्युत चित्र रेखाएं इस पृष्ठ के बाहर लंबवत गुजर रही हैं, उनकी संख्या ही विद्युत फ्लक्स होती है। तो गॉस ने बस इतना बताया था कि इसके अंदर, इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है वो लेना है, कितना आवेश है वो लेना है, और उसका यानी कितना आवेश हमने मान लिया Q इन का मतलब अंदर वाला, और इसका गुणा कर देना 1/ε0 से। तो ये फ्लक्स बनकर तैयार हो जाएगा।
और इसी फ्लक्स को हम कहेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को कहेंगे गॉस की प्रमेय। क्या कहेंगे? गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फॉर्मूला आ जाएगा Q × 1/ε0, Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला हो गया। अगर इसे समाकलन रूप में लिखेंगे तो E वेक्टर डॉट dA वेक्टर और ये आ जाएगा Q/ε0, क्योंकि फाई का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ देखा था, तो ये होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अगर समाकलन रूप में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन, यानी क्या लगाएंगे आप? बंद समाकलन। यहाँ पे लिखेंगे बंद समाकलन, ये हो जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये भी फ्लक्स है और गॉस की प्रमेय में फ्लक्स क्या बताया था? Q/ε0। दोनों को इक्वल कर दीजिए तो ये आपका समाकलन रूप में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग की बात करने से पहले आप ये जान लीजिए सतत आवेश वितरण क्या होता है। ये 3 तरीके का होता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, तो इसको हम लिखते हैं लैम्डा बराबर Q/L। इसका मात्रक होता है कूलम/मीटर। क्या हो जाएगा? कूलम/मीटर। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी ये लंबाई के लिए है, ये क्षेत्रफल के लिए है और ये है आयतन के लिए। किसके लिए? ये आयतन के लिए। ठीक है ना। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं, Q/A। इसका मतलब हो जाएगा कूलम/मीटर²। और ये होता है आयतन आवेश घनत्व, इसको हम रो से दिखाते हैं। ये क्या है? रो, RHO, रो। ये है रो, तो रो बड़ा होता है Q/B, मात्रक हो जाएगा कूलम/मीटर³। ठीक है ना। इस तरीके से तीनों आपको पढ़ने हैं। इसके बाद गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आसान हो जाएंगे क्योंकि इनका यूज होना है। पहला अनुप्रयोग क्या है? ये इन अनुप्रयोगों में से आपको पेपर में इस बार जरूर एक आपको पूछने के लिए मिलेगा, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें एक बार और सॉल्व करके देख लें। कम से कम 3 मार्क आपको ये देगा। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने ये देखी ग्रीन कलर से एक तार मान लिया, आवेशित है, धनावेश दे दिया, ऋण आवेश भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये आवेश है तार पर, जैसे मान लीजिए एक तार है, इस पर आवेश दे दिया है, तो आवेश को हमें क्या करना है? बंद करना है। क्यों बंद करना है? क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठों के लिए लागू होती है। तो इधर से बंद करेंगे, इधर से बंद करेंगे, ऊपर से बंद करेंगे, नीचे से बंद करेंगे, तो हम ये कहेंगे किसी भी तार को बंद करने के लिए जो आकृति का यूज होता है, प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं बेलनाकार आकृति। और बेलनाकार आकृति जो होगी वही गॉसियन पृष्ठ का काम करेगी। गॉसियन पृष्ठ क्या बताया था कि जब भी किसी आवेश को बंद करने के लिए जिस भी आकृति की जरूरत पड़े उसका नाम क्या हो जाएगा? गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें गॉस की प्रमेय का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक तार लगाएंगे, उस पर धनावेशित दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर उसको हमने एक बेलनाकार आकृति से बंद कर दिया, इसको हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। इस पे 3 सतहों की बात करनी है। आपने बेलन देखा है, इस तरीके से एक ऊपर होता है एक पृष्ठ, एक होता है नीचे पृष्ठ, और बीच में जो पृष्ठ होता है उसको आप पूरा देखिए, उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो 3 बिंदु मानेंगे, एक वक्र पृष्ठ पर P मान लिया है, तो इसका P पॉइंट पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो ये आ जाएगा dA वेक्टर। क्यों आएगा? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है 3D सतहों के लिए। तो बेलन एक 3D सतह है, इसलिए इसकी दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी। तो dA वेक्टर इधर आ जाएगा। और E वेक्टर की बात करें तो ये प्लस का है, आप यहाँ पर क्या रख लेंगे? धन परीक्षण आवेश रख लेंगे। ये प्लस, ये भी प्लस, इसलिए E की दिशा भी इधर आएगी। दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। dA वेक्टर E वेक्टर के बीच का कोण 0 हो जाएगा। अब ऊपरी सतह पर, जो ऊपरी सतह है वहां पर हमने एक पॉइंट माना है Q, तो ऊपर पॉइंट माना इसलिए क्षेत्रफल सदिश ऊपर आएगा, इधर माना है तो इधर, नीचे माना है तो नीचे आ जाएगा, इस साइड माना है तो इस साइड हो जाएगा। ध्यान सुने, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के हमेशा लंबवत होती है। तो ये ऊपर माना है तो dA की दिशा ऊपर, E की दिशा इधर ही रहेगी क्योंकि यहाँ धनावेश है, तो E की दिशा इधर है, dA के ऊपर कोण हो जाएगा 90। नीचे पॉइंट माना है तो dA नीचे की तरफ आ जाएगा, E इधर चला जाएगा, कोण हो जाएगा 90। तो 3 सतह हैं, तीनों से हम पहले क्या निकालेंगे? कुल वैद्युत फ्लक्स। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E, क्या निकालेंगे? फाई E। फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर P पॉइंट के लिए, फिर Q के लिए, फिर R के लिए निकालेंगे। E डॉट dA क्या होता है? डॉट को हटाएंगे, cos थीटा आएगा, तो यहाँ आ जाएगा EDA cos थीटा, यहाँ पर भी EDA cos थीटा और यहाँ पर भी EDA cos थीटा। ये Q के लिए है और ये किसके लिए? R के लिए। अब देखिए P पॉइंट पर, किस पर? P पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए P पॉइंट की बात कर लें तो P पॉइंट पर कोण कितना है? ये P पॉइंट है, यहाँ पर कोण है 0, Q पर कितना है? 90 है, R पर कितना है? 90 है। तो यहाँ रख देंगे, यहाँ पर लिख दिया आपने 0,
यहाँ 90 और यहाँ 90। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये q और r वाला जो पूरा पद है वो 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है तो इसके 1 रखेंगे तो cos 0 हट जाएगा। अब बचेगा आपके पास ई डी ए। ई क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है यानी नियत है, तो ई को कर दीजिए बाहर और ये आ जाएगा समाकलन पी डी ए। पी डी ए आ गया तो ई को ऐसे ही छोड़िए। डी ए का मतलब होता है, ए का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल, और डी लग गया तो मतलब छोटा सा एरिया। और एरिया की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्र पृष्ठ होता है। ये पी पॉइंट किस पे माना था हमने, वक्र पृष्ठ पर। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, 3, एक ऊपरी, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और बीच में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो ये पी पॉइंट का हमारा था वक्र पृष्ठ पर। तो बंद समाकलन यानी डीए, डीए का मतलब यहाँ पे बंद समाकलन, डीए का मतलब यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पे हमने एल माना है इसलिए यहाँ पर एल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे आ गया 2 पाई आर एल। इस डीए को हटा देंगे पूरा और ये आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो फाई का मान आ गया ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, ये आ गया फाई का मान। अब फाई का मान जब आ गया तो आप गॉस की प्रमेय यूज करेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई ई बराबर होता है क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो फाई ई बराबर ई ब्रैकेट में 2 पाई आर एल, और फाई की जगह पर हम ये लिख देंगे तो ये हटेगा, इसकी जगह आ जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। फिर से सुनिए, फाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट उठाएंगे और इस फाई की जगह पर रख देंगे, और ये ऐसे ही चल रहा है। इसको उठाएंगे यहाँ से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ई हो जाएगा अकेला और ये आ जाएगा बट्टे में, तो 1/2 पाई आर एल और क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ई हो गया अकेला। अब क्या करेंगे, क्योंकि तार है, तार के पास क्या होता है, लंबाई होती है। तो लंबाई के लिए हम जो लगाएंगे घनत्व वो रेखीय आवेश घनत्व लगाएंगे, और ये फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू बट्टे एल। तो क्यू का मान निकालेंगे तो लैम्डा एल हो जाएगा। लैम्डा एल जैसे ही आ जाएगा इस क्यू का मान उठा के यहाँ पे लिख देंगे, तो ई का मान आएगा 1/2 पाई आर एल। तो 1/2 पाई आर एल, क्यू की जगह लिख दीजिए लैम्डा एल, तो लैम्डा एल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, एल से एल मर जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन एल। क्या आ जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन एल। ये किसका मान आ गया, ई का मान आ गया। तो ई का मान आप याद रखें क्या होगा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी देखो ये 2 पाई बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, एक साथ लिख दिया। आर बचा, हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, आर, ठीक है ना। एल से एल मर गया, सॉरी यहाँ पे आर आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, आर लिख देंगे। ये यहाँ पर ये आ जाएगा आपका आर, ठीक है ना। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एल से एल मर गया तो ये आ गया आर। अब ये आर आ गया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, एल की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर आर। तो आप यहाँ आर लिख लेंगे, ये आ जाएगा आर और ये आ जाएगा आर, ठीक है ना। इस तरीके से ये फॉर्मूला आएगा ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन आर। अगर यहाँ पर 2 से हम नीचे गुणा कर दें और 2 से ऊपर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, और 2 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो इस तरीके से हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब सवाल करते हैं तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान अच्छे से पता होता है, 9 × 10 की घात 9। इसलिए आसानी करने के लिए हम इसे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम ये पहला अनुप्रयोग को पूरा कर लेते हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले। नेक्स्ट अनुप्रयोग है जो कि हमें करना है किसके कारण, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। और ये अनंत समतल चादर कैसी है, एक समान आवेशित है। तो हमने क्या किया, एक ये आवेशित अनंत समतल चादर प्लेट को बना लिया है, इस पर आवेश दे दिया प्लस से। अब इसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो भी एक बेलन होता है, और यहाँ पे आपको आकृति में दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है, इस तरीके से वो बनाया जाता है। फिर से देखिए, बेलन में 3 ही हमें सतह पढ़नी है, एक ऊपरी सतह समतल सतह, एक नीची सतह समतल सतह, और बीच में क्या होता है, वक्र पृष्ठ। 3 पॉइंट मानेंगे, एक इस सतह के लिए मानेंगे, समतल सतह के लिए जिसका नाम P है, एक इधर मान लेंगे Q। 2 सतह होती है एक जैसी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, एक का नाम P लिखा है, एक का नाम Q लिखा है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश आएगा ये इधर लिखा है, इसलिए DA की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और आप यहाँ पे धन परीक्षण आवेश रखेंगे ये प्लस, और इस पर कैसा आवेश है प्लस, इसलिए E की दिशा भी इधर हो जाएगी, और यहाँ पे थीटा का मान आ जाएगा 0, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमने यहाँ माना है, तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए इसका अगर हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल सदिश, तो इसकी दिशा इधर आएगी। क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है, जिस तरफ भी आप पॉइंट माने या सतह देखें उसके लंबवत DA की दिशा को खींचते हैं। तो Q इधर लिया है तो DA की दिशा इधर। अब यहाँ पर भी आप धन परीक्षण आवेश रखिए, तो ये प्लस Q नॉट,
ये प्लस इस वजह से ये इधर जाएगा तो ई वेक्टर की दिशा इधर आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण यहाँ पर भी थीटा 0 हो जाएगा। अब एक पॉइंट इसके कहां पे मानिए, वक्र पृष्ठ पर। वक्र पृष्ठ पर माना है आर, तो ई वेक्टर इधर डी ए वेक्टर ऊपर, कोण आ जाएगा यहाँ पर 90। फिर से हम पहले की तरह करेंगे, तो पहले की तरह करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स लगा लेंगे। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या क्या आएगा, कितने पॉइंट है, 3, एक पी पर, एक क्यू पर, एक आर पर। ई डॉट डी ए को सोल्व करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। पी की बात कर ले तो कोण कितना, देखिए पी पर कितना है यहाँ पर 0, क्यू पर 0 और आर पर 90 है। तो पी के लिए 0, क्यू के लिए 0, आर के लिए 90, और जहां पर 90 होगा cos 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। इसमें देखिए cos 0 हट जाएगा, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी ए, ये डी ए और ये ई, तो ई ऐसे ही रहेगा, ये डी ए मिलके बन जाएगा ए। इसको हम क्या कहेंगे, ये इसको हम कहेंगे क्षेत्रफल, तो ये बन जाएगा ए। तो P के लिए तो भी ये बन जाएगा, और Q के लिए बात कर ले तो यहाँ लिख देंगे Q, ये आ जाएगा आपका DA, तो ये भी आ जाएगा A, यानी क्षेत्रफल बन जाएगा बड़ा। DA का मतलब होता है छोटा क्षेत्रफल, A का मतलब होता है पूरा क्षेत्रफल। तो इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, ये हो गया E, और इसका क्या लिख देंगे A, क्या लिख देंगे इसका A, फिर E लिखेंगे और इसका भी A लिख देंगे। EA और EA दोनों मिलके कितना हो जाएंगे 2EA, तो फाई का मान आ गया 2EA, तो फाई का मान आ गया। फिर लगाएंगे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, तो फाई ई बराबर क्या होता है, ये होता है फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसको उठाएंगे और इसकी जगह शिफ्ट कर देंगे तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ई का मान निकालिए तो 2a इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1/2a क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ई का मान आ गया। फिर आपको क्या करना है, आवेश घनत्व प्रयोग करना है, क्योंकि ये प्लेट है, वहां पे पहले वाले में तार था, तो तार में क्या होती है लंबाई, इसलिए रेखीय आवेश घनत्व लिया था। और यहाँ पर क्या होगा, प्लेट के पास होता है क्षेत्रफल, इसलिए यहाँ पर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व लेंगे, और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा और क्यू बट्टे ए को इधर भेज दीजिए, सिग्मा ए हो जाएगा, क्यू का मान निकल आया। क्यू का मान जैसे ही निकलेगा, ये जो फॉर्मूला आया था यहाँ पर ई में क्यू जो आ रहा है इसकी जगह पर लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला हमने दोबारा से लिख लिया। क्यू की जगह पर देखिए सिग्मा ए रखेंगे, तो यहाँ के सिग्मा ए, और ये 1/2a, इसके सिग्मा ए, ये एप्सिलॉन नॉट, ए से ए मर जाएगा, तो ये बचा नीचे 2, और यहाँ पे वो बचा सिग्मा, और नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले अनुप्रयोग का आंसर हो जाएगा। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र वाले के लिए हो जाएगा क्या, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको प्रश्न भी 3 कुछ नंबर का यानी 3 मार्क का पूछा जाता है। इसमें पूछा है गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर, कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक कोश बनाएंगे, ये कोश बना लिया ग्रीन कलर वाला, इसे हमने आवेशित कर दिया है, इसे दे दिया हमने धनावेश, और धनावेश दे दिया है, तो इसको बंद करने के लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ माना है, ये लिख दिया गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ पर हमने कोई बिंदु P मान लिया है, और इसके केंद्र से यहां तक की दूरी है छोटी r है, और ये जो गोलीय कोश जो माना है हमने धनावेशित जिसे किया गया है, उसकी जो त्रिज्या है वो है बड़ी R। यहाँ O से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो त्रिज्या है बड़ी R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है छोटी r। और इस स्थिति में आप देख सकते हो, पहली स्थिति में कोश के बाहर माना है, इसलिए हमने पृष्ठ को बाहर खींच लिया है। P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, P पॉइंट पर हमें पहले DA वेक्टर की दिशा और E वेक्टर की दिशा देखनी है। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा इधर आएगी DA की, ये पूरा धनावेशित है, धनावेशित E की दिशा हमेशा बाहर होती है, तो DA की दिशा इधर, E की दिशा इधर, दोनों एक ही दिशा में, इसलिए कोण कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट सॉल्व करेंगे कोश के बाहर, तो कोश के बाहर क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक छोटी r है, यहां से यहां तक बड़ी r है, छोटी r का मान बड़ी r से ज्यादा होगा। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तीनों प्रयोग में आपको 3 पॉइंट याद रखने, पहला गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालिए, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। दूसरा आपको गॉस का नियम प्रयोग करना है, या गॉस की प्रमेय कहें तो उससे प्रयोग कीजिए। तीसरा संतत आवेश वितरण लगाइए, एक होता है रेखीय, एक होता है पृष्ठीय, एक होता है आयतन वाला।
तीनों में से यूज कीजिए और लास्ट में फाइनल ई का फॉर्मूला निकल आएगा। तो कुल गुजरने वाला गॉसियन ब्रश से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ये फॉर्मूला होता है, ईडीए को खोलेंगे cos थीटा आएगा। अब देखिए ई और डी एक ही दिशा में है तो थीटा हो जाएगा 0। अब ये 0 हो जाएगा तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर ई आ जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, और डी मिलके क्या बन जाएगा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किसके लिए यहाँ छोटी आर आएगा या बड़ी आर, छोटी आर आएगा या बड़ी आर, ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे किसकी, गॉसियन पृष्ठ की। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गॉसियन पृष्ठ की। और गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी छोटी आर है, इसलिए आप यहाँ पर छोटी आर लिखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फाई ई का मान आ गया ई ब्रैकेट में 4 पाई आर स्क्वायर। फाई की जगह पर हम क्या करेंगे, गॉस का नियम यूज करेंगे और मान रख देंगे फाई का। तो गॉस का नियम क्या होता है, फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लगाएंगे फाई की जगह पर इसको उठाएंगे और यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये ऐसे ही रहेगा। तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं ये हो जाएगा क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट और बराबर करके ई 4 पाई आर स्क्वायर। ई का मान निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। और आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला वही है जो हम बिंदु आवेश के कारण जब तीव्रता निकालते हैं तो उसके कारण यही आता है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा ये वाला E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण जब तीव्रता निकालेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर गोला है, गोले का क्या होगा, गोले पर क्षेत्रफल होता है। अब क्षेत्रफल होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व से, क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे किससे, पृष्ठीय आवेश घनत्व से, ये लगाएंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा और क्यू ओपन ए। अब सिग्मा और क्यू ओपन ए होगा, ए फॉर एरिया, यहाँ पे क्या है आवेश बट्टे एरिया, ए फॉर एरिया क्षेत्रफल। तो आवेश कितने क्षेत्रफल पर है, तो आप यहाँ पर देखिए आवेश सिर्फ इस वाले पर है, गोलीय कोश पर, और इसकी त्रिज्या क्या यहाँ से यहाँ तक आर है। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे जिस पर आवेश है तो क्षेत्रफल क्या होगा गोली का 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आवेश की बात हो रही है तो त्रिज्या कौन सी आएगी, बड़ी आर। देखिए गॉसियन पृष्ठ के लिए छोटी आर और आवेशित गोले के लिए जो आएगी, आवेशित गोलीय कोश के लिए जो आएगी वो बड़ी आर आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्यू बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पर बड़ी आर स्क्वायर। बड़ी आर क्यों आ रहा है, क्योंकि आवेश किसके पास है, बड़ी आर त्रिज्या वाले के पास है। तो यहाँ पर आप बड़ी आर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आवेश आ रहा है। अब इसको उठाएंगे और इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ से क्यू का मान निकल आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको उठाएंगे क्यू की जगह पर रख देंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे रहेगा, क्यू की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा, यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट और ये आएगा आर बट्टे आर। तो देखिए ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को हम एक साथ लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आकर तैयार हो जाएगा। और इस पर भी आपको पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लें आप। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, ये था पहला पॉइंट कोस के बाहर। तो कोस के बाहर क्या आता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बट्टे आर का होल स्क्वायर, जब आपको सिग्मा का मान दिया हो तब, अदरवाइज इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें कहां पे करना है, देखिए दूसरा पॉइंट है कोस के पृष्ठ पर। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ बाहर था, क्यों था, क्योंकि कोस के बाहर निकालनी थी हमें तीव्रता, अब निकालनी है इस वाले कोस के पृष्ठ पर, तो गॉसियन पृष्ठ भी यहीं पर आ जाएगा। तो दूसरी स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरी स्थिति में क्या होगा कोस के पृष्ठ पर। अब ऐसी कंडीशन में छोटी आर और बड़ी आर कैसे हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से दिखाया गया गोलीय कोश, वही वाला पहले वाला, ये वाला, ये और ये वाला मैंने यहाँ पर येलो कलर से दिखाया और ये दोनों एक ही जगह पर है। तो एक ही जगह पर है, इस स्थिति में छोटी आर और बड़ी आर कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। हमने ये डेरिवेशन पहले ही कर लिया है, ई का मान क्या आता है, तो यहाँ छोटी आर और बड़ी आर का मान बराबर कर देंगे। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बड़ी आर ऐसे रहेगा, छोटी आर की जगह हम बड़ी आर लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ी आर। तो बड़ी आर दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या पूछा है, कोस के भीतर, कहां पे पूछा, कोस के भीतर। अब देखिए पहले ये गॉसियन पृष्ठ कोस के बाहर था, फिर कोस के पृष्ठ पर आ गया, अब गॉसियन पृष्ठ कहाँ चला जाएगा, अब कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गॉसियन पृष्ठ जो है, ये गॉसियन पृष्ठ येलो कलर से दिखाया है, ये अंदर है, ये गोलीय कोश बाहर, गोलीय कोश कहाँ है बाहर है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी आर की वैल्यू छोटी हो जाएगी बड़ी आर से, यानी बड़ी आर अब यहाँ पे बड़ा है और छोटी आर कैसा है, छोटा है। और आप देख सकते हैं फाई बराबर क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन यानी बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और अंदर का आवेश बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, सॉल्व करने के बाद ई ब्रैकेट में 4 पाई आर स्क्वायर आता है और अंदर देखिए गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है नहीं है। यहाँ पर अंदर की बात कर लें तो क्यू इन का मान है 0, यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश यहाँ पर इस स्थिति में कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो क्यू का मान 0 रख देंगे और इसका भाग जब इसमें देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ई का मान जब 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वो भी 0, तो ई का मान कितना आ गया, 0। तो अंदर जो होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यू अंदर यानी इनसाइड कितना है, 0 है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।